गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। दोस्तों, आज जो की कॉन्सेप्ट सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, पहला बात करेंगे हम आपके साथ ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 की रिपोर्ट को लेकर के। दूसरा हम आपके साथ बात करेंगे ओईसीडी को लेकर के, नैम को लेकर के हम बात करेंगे आपके साथ। और साथ में हम आपके साथ बात करेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को लेकर के। ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 का जो रिपोर्ट है, इसको आप जीएस पेपर 3 का एक सेक्शन है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, इस सेक्शन से जोड़ करके आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि नाम को मैंने क्यों ऐड किया, आपको पता होगा कि कल का न्यूज़ है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने नाम को, जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है हमारा, उसको वर्चुअली उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था और कोविड-19 को लेकर के। तो हम बात करते हैं और साथ में ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, वो आपको आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 का रिपोर्ट है। देखो, बहुत सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आपको तो पहली बात तो ये याद रखना है कि वो रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले कर रही है, पब्लिश कर रही है। दूसरा, यदि वो जो रिपोर्ट है उसका कोई रिकमेंडेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिकमेंडेशन भी आपको 2-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और ध्यान रखना कि जब आप जीएस पेपर 3 का जब आंसर राइटिंग करते हो मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू मेंस आंसर राइटिंग करते हो, तो जहाँ पे कुछ रिपोर्ट की भी उल्लेख करोगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चंस में तुम्हारा जो आंसर होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट सीरीज जो आपको मेरा दिख रहा होगा, इस कॉन्सेप्ट सीरीज को मैं फर्स्ट वीडियो है, इसको आप बताना, आपको फीडबैक देना मुझे कि कैसा लगा ये सीरीज़ आपको। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो करेंट में कोई इशू चल रहा है, उस इशू को मैं यहाँ पे हिंदी में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखो, इंग्लिश में तो कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में मेरी कोशिश ये होगी कि इसको कंटेंट को मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ और फिर मैं आपको दूँ कि आप उसको कैसे अपने पेपर में, मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि कहाँ पे मेंस के पेपर में आप इसको ऐड करोगे, और या कोई आंसर या क्वेश्चन कोई आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कैसे इसको कोड करोगे। ठीक है। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो आई है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 का रिपोर्ट, ध्यान रखना कि ये रिपोर्ट में खास करके बात किया गया है कोविड-19 का जो क्राइसिस है ना, ग्लोबल एनर्जी डिमांड को लेकर के और CO2 इमिशन को लेकर, उसके इम्पैक्ट, उसके प्रभाव को लेकर के इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट के बारे में आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करना। पहला कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ऑप्शन ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA है, वो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 की रिपोर्ट लेके आई है। इसने इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन एजम्पशन किया है, अनुमान लगाया है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान रखना है कि इसने कहा है कुछ इस रिपोर्ट में कि ग्लोबल एनर्जी का जो डिमांड है ना, ग्लोबल एनर्जी का जो डिमांड है वो लगभग 6% के आसपास इसने प्रोजेक्ट किया है कि ये डिक्लाइन होगा डिमांड। ठीक है, फॉल करेगा लगभग 6%। तो आपको मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 2020 में वैश्विक ऊर्जा मांग में 6% की गिरावट का अनुमान किया। ठीक। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि इसने ये भी कहा है कि ये जो डिक्लाइनेशन हो रहा है ना, जो तेज़ी से जो गिरावट आ रही है, ये कहा जा रहा है कि लगभग 70 सालों में, ठीक है, निरपेक्ष संदर्भ में देखोगे कि 70 सालों में सबसे बड़ा डिक्लाइनेशन होगी। दूसरी बात, इसने एक अनुमान ये भी लगाया है कि जो 6% की जो गिरावट है, जो वैश्विक ऊर्जा की जो गिरावट है 6% की, वो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना, 2008 में जो वित्तीय संकट आया था, आपको पता होगा, उसके जो प्रभाव, उसके 7 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाली है। आप समझ रखें कि इससे कितना वैश्विक ऊर्जा जो मांग है वो विकास को कितना पीछे लेकर के जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसने एक रिपोर्ट में ये भी अनुमान किया है कि एडवांस इकोनॉमीज़ जो है ना, जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके यहाँ देखा जाएगा 2020 में ऊर्जा की मांग में गिरावट। ध्यान रखना है, एडवांस इकोनॉमीज़ में वो गिरने की बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बात हो रही है। रही बात हमारे भारत की, तो भारत के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के बारे में कहा जा रहा है इसमें कि भारत में जो एनर्जी का डिमांड होगा वो गिरेगा फर्स्ट टाइम। कब से? 2019 में जो डिमांड है उससे भी लोअर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और साथ में इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है जो ग्लोबल जो वैश्विक मतलब वैश्विक लेवल पे जो तेल का मांग है, जो ऑयल का डिमांड है 2020 में, उसमें भी इसने प्रोजेक्ट किया है, इसमें भी इसने अनुमान लगाया है कि लगभग 9%, ध्यान रखना कि 9% तक, या कह सकते हो कि 9 मिलियन बैरल, ठीक है, 9 मिलियन बैरल के आसपास ये डिक्लाइन करेगा। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है
तेल का जो खपत है वो 2012 के स्तर तक जा सकता है। 2012 में, लगभग आज से 8 साल पहले की बात कर रहा है, अभी 2020 चल रहा है, तो कह रहा है कि 2012 में जो खर्च का लेवल था, तेल की खपत थी, उस लेवल पे जा सकता है, ऐसा इसने डिमांड किया है। एक इसने यह भी डिमांड किया कि जो ग्लोबल लेवल पे जो कोल का डिमांड है, कोयले की जो वैश्विक लेवल पे जो मांग है ना, उसमें इसने कहा है कि लगभग 8% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, 8% तक की गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि बिजली के मांग में, बिजली के डिमांड में, इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड में भी लगभग 5% की कमी आएगी। अब देखो कैसे कनेक्शन है, बिजली की डिमांड यदि घटेगी तो कोयले की डिमांड भी घटेगी। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि भाई बिजली यूज़ नहीं करेगा, लोग कोयला जलाएगा। देखो, कोयला का सबसे ज़्यादा खपत कहाँ हो रही है? कोयला का सबसे ज़्यादा खपत, कंजम्पशन जो हो रही है, वो बिजली के जनरेशन में हो रही है। अब बिजली का डिमांड ही ना हो तो बिजली को जनरेट कितना करोगे? कहीं स्टोर तो करके रख नहीं सकते ना। तो जब बिजली की डिमांड ही कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है, जो संयंत्र हमारे, जो एनटीपीसी के जो संयंत्र है, वो बिजली का उत्पादन ही नहीं करेगा, क्योंकि बिजली के उत्पादन अधिकतर तो वो कोयला का यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रही बात कि कैसे कोयला और बिजली का कनेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ को ध्यान रखना। कहा जा रहा है कि जो कई देशों में जो देखते हो ना, पूर्ण टाइप का जो लॉकडाउन किया जा रहा है, पूरे के पूरे भारत को बंद कर दिया गया। फ्रांस है, आपका यूएसए है, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें लॉकडाउन है, और लॉकडाउन भी लंबी अवधि तक चल रहा है, 2-2 महीने, 1.5 महीने चल रहा है। इस कारण से देखोगे कि वैश्विक लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे जो बिजली का मांग है, वो उसमें कह रहा है कि 20% तक की कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में ये सारे डिस्कशंस थे जो मैंने आपके साथ किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इस पॉइंट को आप अपने जीएस पेपर थर्ड में एक सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, उसके अंदर में इसको कोट कर सकते हो। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए बात मैं क्या कर रहा हूँ। बात ये कह रहा हूँ कि अब आईईए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई आईईए है क्या। ठीक है, जो कहा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ये ध्यान रखना कि आईईए के बारे में ये कहा जाता है कि ये 1974 में, 1974 में एज ए फ्रेमवर्क था, एज ए एस्टैब्लिश किया जाता है एज ए फ्रेमवर्क ओईसीडी का। मैं आगे बात करूंगा ओईसीडी के बारे में भी, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना कि आईईए का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो है पेरिस, फ्रांस में। और ध्यान रखना कि ये मुख्यतः ये कुछ क्षेत्रों पे फोकस काम करती है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा आपका है, इसमें आर्थिक विकास है, पर्यावरण जागरूकता है, और इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड है, विश्व सहभागिता की भी बात ये करते हैं। और ध्यान रखना कि आईईए जो है उसमें 30 सदस्य हैं। ठीक है, और कुछ इसके एसोसिएशन कंट्री भी हैं, जिसमें लगभग 8 एसोसिएशन कंट्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो एसोसिएशन कंट्री वो कौन कौन से हैं, और भारत का पोजीशन क्या है, इंडिया का पोजीशन इस केस में क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इंडिया के बारे में बता दूं मैं आपको कि इंडिया भी इसका है मेंबर, लेकिन एसोसिएशन कंट्री के रूप में है। मेंबर कंट्री नहीं है इंडिया एसोसिएशन कंट्री है। और याद रखना इंडिया भी है और साथ में चाइना भी है। ठीक, और 30 कंट्री जो इसके मेंबर कंट्रीज है। एक सवाल का जवाब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, ओईसीडी का जो मेंबर होगा, क्योंकि ये ओईसीडी के अंतर्गत ही आता है आईईए, तो ध्यान रखना कि ओईसीडी का जो मेंबर होगा वही आईईए का सदस्य बन सकता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी ओईसीडी का मेंबर होंगे सारे के सारे आईईए का मेंबर होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये कुछ और भी रिपोर्ट्स निकालती है, उसको भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस रिपोर्ट की टाइटल्स मैं आपको बता दूंगा, बस आप एक बार ध्यान से देखना इस वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अदरवाइज मुझे आप टेलीग्राम सेक्शंस पे भी बता सकते हो, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी बताओगे, तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 पॉइंट निकाल सकते हो। एक तो तुम निकाल सकते हो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा निकाल सकते हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का मेंबर है वो किस टाइप का मेंबर है। इंडिया क्या वो फुल मेंबर है या एसोसिएट कंट्रीज़ है, एसोसिएशन के कंट्रीज़ के पार्ट के रूप में है इंडिया। दूसरा तुम्हें ये भी बता सकते हो कि ओईसीडी क्या है, ओपेक क्या है। आपको ओपेक भी पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है। ठीक है, और दूसरी बात ओईसीडी का मेंबर बनने के लिए क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये जो रिपोर्ट आई है ना ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऑब्जेक्टिव्स को निकाल लो।
और जब आंसर लिखोगे ना, इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ करो, क्योंकि आने वाले दिन में एक चैलेंज है। पहला तो चैलेंज भारत के साथ ये था कि इसकी ऊर्जा खपत ज़्यादा थी, तभी तो हम गल्फ़ कंट्री के साथ, जो पेट्रोलियम उत्पादक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे रिलेशन हो, अच्छे इस तरह से वहाँ से मैं तेल का इंपोर्ट कर सकें। लेकिन जब आपका खुद डिमांड ही नीचे चला जाएगा, तो यदि वो तेल मिलेगा भी तो उसका क्या फ़ायदा, जब आपके पास डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड जनरेशन करना पड़ेगा। समझिए कितना तरह से को रिलेटेड है। तो ध्यान रखना इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसने क्या एजम्पशन किए हैं, उस एजम्पशन को थोड़ा बहुत याद रखोगे। और देखो कोई भी रिपोर्ट ऐसे रीड आउट करोगे ना तो वो ध्यान में नहीं रहता, याद नहीं रहेगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है यहाँ पे कि मैं आपको पिक्टोरिकल रूप से प्रेजेंटेशन करके, बोल करके, चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसको कोरिलेशन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक बार भी वीडियो ध्यान से सुनोगे ना तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ, इसने कुछ और रिपोर्ट्स लेकर के आता है। जैसे आप देखोगे कि एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट लेकर के आता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक लेकर के आया, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट 2019 लेकर के आया, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस या वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस इन स्टैटिक्स भी लेकर के आता है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ये सारे रिपोर्ट्स भी यह ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा। अब सवाल होता है कि OECD है क्या। जैसे आपको मैंने बात किया IEA के बारे में, तब आपको पता होना चाहिए कि OECD है क्या और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके IEA जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो OECD के अंदर आती है। तो ध्यान रखना ये बात कि OECD जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान में रखना यह कि OECD का फॉर्मेशन में थोड़ा सा वर्बली बता दे रहा हूँ, ताकि एक स्टोरी बन जाए आपके एसोसिएशन। मतलब बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को आपको याद करना तो उसको एसोसिएट कर लो, तो एसोसिएट करोगे तो क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखना कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। और ये ध्यान रखना है कि 1948 में 1948 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है फ्रेंड, तब बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है OEEC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं OEC। ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन जब इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, एज एस्टेब्लिश इसने करता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया 1961 में USA एंड कनाडा इसको ज्वाइन करता है और इसका नाम चेंज हो जाता है OECD। शुरू में नाम रहता है इसका OEEC। ध्यान रखना, शुरू में नाम रहता है OEEC, लेकिन जब कनाडा और USA जब ज्वाइन कर लेता है तो इसका नाम हो जाता है OECD, जो सपोर्ट करते हैं ये लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है OECD के बारे में। और ये OECD के फ्रेमवर्क के अंदर में ही एस्टेब्लिश किया जाता है IEA को, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। याद रखना एक चीज़ और, इसमें पॉइंट याद रखना कि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द OECD, लेकिन इंडिया जो है IEA का एसोसिएट कंट्रीज़ मेंबर है। एसोसिएट कंट्रीज़ है, एसोसिएशन बोलते हैं ना, एसोसिएशन कंट्री है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगली जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को मैंने लिया है, आपको ध्यान में होना चाहिए। वो टॉपिक है नाम को लेकर के, नॉन अलाइंग मूवमेंट। आपको ध्यान में होगा फ्रेंड्स कि नॉन अलाइंग मूवमेंट का न्यूज़ में क्यों होना और अभी क्यों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका कारण है। देखो, जब कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल का न्यूज़ है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया था आपका नॉन अलाइंग मूवमेंट का। इसके बारे में मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको एक बता देता हूँ बात कि देखो इसका शुरुआत कैसे होती है। आपको ध्यान में होगा कि जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, लगभग आप देखोगे कि 50 सालों से ऊपर, लगभग 50 वर्षों तक ये काम करता है और इसकी कुछ ना उपलब्धियां भी रहती हैं। ध्यान में ये रखना है कि जो 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी की मैं बात करूं,
ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात करोगे तो देखोगे कि 20वीं शताब्दी के मध्य में छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, विशेषकर वैसे राज्य जो नया नया अभी स्वतंत्र ही हुआ है, ठीक है। और आप देखते हो कि उसी समय में एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखते हो कि शीत युद्ध जो होता है, कोल्ड वार उसके अनुसार विश्व जो दो धड़े में हो जाता है। एक का जो नेतृत्व करता है वो यूएसएसआर करता है और दूसरे का नेतृत्व जो यूएसए करता है, ठीक है, अमेरिका। अब बात होती है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है कि कितने कंट्री को हम अपने साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जो नाम था जिसमें कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी योगदान है इसको फॉर्म करने में, उन्होंने कहा कि ना हम इधर के जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, हम बीच में होंगे, तटस्थ होंगे। और तटस्थ का मतलब ये मत समझना कि ये इसको भी नहीं बोलेगा इसको भी नहीं, कहने का मतलब हो गया यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम जिधर गलत होगी उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। तटस्थ न्यूट्रल होने की सवाल नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल नहीं थे ये। आप देखोगे कि ये जो राज्य थे ना वे अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, मतलब किसी के इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे और किसी भी महाशक्ति के साथ वो सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। और महाशक्तियों की अवधारणा क्या थी? दो अवधारणा आप देखते हो ना कि एक नव साम्राज्यवाद के वर्चस्व के विरुद्ध एक क्या होता है, एक संयुक्त मोर्चा खोलने की कोशिश किया जाता है। और उसी बीच में आप देखते हो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हो शीत युद्ध होता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो विकसित कंट्रीज होती हैं उनकी अपनी अपनी ना प्रतियोगी समूह की व्यवस्था होता है और वो चाहते हैं कि जो भी कंट्री हैं उनके तरफ जुड़े। यूएसएसआर चाहता है कि हमारे तरफ आए और यूएस चाहता है कि हमारे तरफ आए। आप देखोगे कि 1955 में 1955 में 1955 में आप देखते हैं कि एक बांडुंग एक जगह है इंडोनेशिया में, ठीक है, बांडुंग कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक है, में कुछ अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन होता है जिसमें 6 अफ्रीकी देशों में से देखोगे कि 6 अफ्रीकी देशों के सहित 29 और देशों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। और ये सम्मेलन ना बहुत सफल नहीं हुआ क्योंकि अनेक देश जो थे वो अपनी विदेश नीति की जो साम्राज्यवादी विरोधी होते थे ना उसके बैनर तले संचालित करने के लिए तैयार नहीं थे। वो साम्राज्यवाद का विरोध करने के मतलब ओपनली विरोध नहीं करना चाहते थे क्योंकि नए नए कंट्री है, अभी तो स्वतंत्रता ही मिली, उनको डेवलप भी करना है, तो आप किसी के साथ बगावत करके भी नहीं डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि लेकिन आप देखोगे क्या कि इसने नए जो स्वतंत्र राज्य थे ना उनके समझ एक बोलते हैं ना कि उपस्थित जो राजनीतिक या कह सकते हो तुम कि जो आर्थिक असुरक्षा के भय को उजागर किया कि भाई अब मान लो या तो यूएसएसआर के साथ जाएं या तो हम यूएस के साथ जाएं। यूएसएसआर के साथ जाते हैं तो यूएस का सपोर्ट खत्म, यूएस के साथ जाते हैं तो यूएसएसआर बैर हो जाता है। तो उस केस में कहा जाता है कि 1950 के दशक में आप देखोगे कि यूगोस्लाविया में देखोगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्ष राजनीतिक पहचान की स्थापना की जाती है। और 1961 में 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड जगह है यूगोस्लाविया में 25 गुट निरपेक्ष देशों का जो राज्याध्यक्ष होते हैं उनका एक प्रथम मतलब कह सकते हो कि पहली सम्मेलन होती है। और यह सम्मेलन में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति होते हैं जोसेफ टीटो, ठीक है, उनकी पहल पे होती है। और साथ में जो देखोगे कि जो शस्त्र की जो बढ़ती होड़ होती है ना, जो खास करके तत्कालीन उस समय के जो सोवियत संघ हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कहते हैं ना कि मत युद्ध छिड़ने की आशंका, एक्चुअली युद्ध लड़ते ये लोग नहीं थे, वो करते क्या थे कि युद्ध लड़ने की संभावना हो जाती थी कि ये लोग शायद युद्ध शुरू कर ले। तो ध्यान में ये रखना है आपको कि ये ना तो यूएसएसआर के साथ जुड़े और ना ही ये यूएस के साथ जुड़े, तो ये कहाँ रहे, बीच में रहे, न्यूट्रल रहे। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि हम दोनों तरफ में से नहीं, दोनों से इनका संबंध रहा, यूएसएसआर के साथ भी रहा और यूएस के साथ रहा। तो ध्यान रखना है कि इसमें 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मिस्र के गमाल अब्दुल नसीर, मिस्र के गमाल अब्दुल नसीर, ठीक। और दूसरा भारत के प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया के सुकर्नो थे,
इन सबको ना काफ़ी प्रमुख योगदान माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, जो पहला शिखर सम्मेलन जो बेलग्रेड का यूगोस्लाविया में हुआ था 1961 में, आप देखते हैं तो जो शिखर सम्मेलन होता है उसके कुछ ना उद्देश्य आते हैं, उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई मान लो सम्मेलन हो रहा है तो सम्मेलन के कुछ ना कुछ तो पॉइंट होते हैं। तो उस पॉइंट में पहला था, इन्होंने कहा कि हम जो वर्चस्व की जो भावना है ना, उस पर आधारित जो विश्व व्यवस्था है उसके स्थान पर इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण ऐसे सिद्धांतों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के सिद्धांत, उसके आधार पर नई विश्व की व्यवस्था की स्थापना करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई शांति जो साधनों के माध्यम से शांति, निरस्त्रीकरण, विवाद समाधान के प्रयास करेंगे। साथ में जो विश्व की जो आर्थिक समस्याएं थी, विशेषकर देखोगे कि असंतुलित आर्थिक विकास, गरीब गरीब है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है, तो असंतुलित आर्थिक विकास की भी बात कहा। और साथ में कहा कि हम उसका प्रभावशाली और सबको स्वीकार हो, सब उसको माने, ऐसा में समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि अस्थायी या पर्यावरण दृष्टि से भी ठोस विकास सुनिश्चित किया जाए, मौलिक अधिकारों का, स्वतंत्रता का प्रोत्साहन देना। और साथ में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और उसके प्रभाव, ठीक है, उसमें भी मजबूती लाने के लिए सहयोग देना। तो इस तरह से कुछ इनके उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ था उसका। तो मैंने देखो यहाँ पे नैम की इसलिए बात किया है कि अभी बात हुई थी, करंट में न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक डिटेल बता दूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि नैम को लेकर के क्या न्यूज़ है, ठीक है। चलिए, अब एक रिपोर्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा, आईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। देखो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, हो सकता है IREA ने पूछ दे, तो ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय जो है संयुक्त अरब एमिरेट में है। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया भी है। और ये क्या करता है कि जो विश्व के जो देश हैं, जो उनकी जो रीन्यूएबल पावर कैपेसिटी जनरेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करा, जैसे सोलर के थ्रू, आप बोलते हैं ना कि पवन के थ्रू, ठीक है, तो इस टाइप से जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी होता है, उसका जनरेशन, उसकी एक रिपोर्टिंग ये तैयार करता है। तो ध्यान रखना कि IREA ने जो है वो एक रिपोर्ट भी लेकर के आती है जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिक 2019। ये रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट में बात किया गया था कि किस तरह से वर्ल्ड के कंट्रीज़ के, वर्ल्ड विश्व के जो देश हैं उसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कैसे है, उसको इन्होंने डिकोड किया था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि IREA ने को लेकर के, OECD को लेकर के, उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर के, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन सके, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट लेकर के आई थी, जिसको मैंने आपको बोला था कि ग्लोबल जो एनर्जी रिव्यू जो 2020 का जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन किया, और खास करके फोकस कोविड-19 को लेकर के किया है कि कोविड-19 के कारण क्या स्थिति इम्पैक्ट पैदा होगा, इसके प्रभाव को लेकर के इसने बात किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस था, हमने की कॉन्सेप्ट के तहत मैंने एक छोटी सी इनिशिएटिव शुरू की है आप लोगों के लिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ में आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा। देखो, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी मना नहीं करता, आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ध्यान रखो कि वो चीज़ें ना रिटेंशन भी होना चाहिए, रिटेन भी करना चाहिए। तो आप जैसे भी पढ़ते हो, मान लो आप भी करंट कहीं पढ़ रहे हो, तो इस तरह से ना पढ़ो करंट को, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसमें और इन्हेंस करो, और भी आप भी नया आइडिया सोच करके इस टॉपिक को डिस्कस करो। ऐसे डिस्कस करोगे ना तो फिर ये टॉपिक तुम्हारी अपनी हो जाएगी और ये फिर टॉपिक आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट हम कराते हैं आज का जो हमारा की कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने बात किया आपके साथ ग्लोबल एनर्जी को लेकर के, जो रिव्यू 2020 था, नैम को लेकर के हमने बात किया, OECD को बात किया और IREA को बात किया। इस तरह से ये वीडियो जो होगी वीक में 2-3 वीडियो हम लेकर के आएंगे, और काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्लियरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। और खास करके इंपॉर्टेंट होगा करंट का, हो सकता है स्टैटिक का भी कोई पार्ट करंट का से रिलेटेड हो, तो मैं उस टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसी तरह से आप मुझे बताइएगा जरूर कि ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी, और मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ। तो फाइनली यही फ्रेंड्स कहूँगा, स्टे होम, अच्छे से रहिए और अपने समय का यूटिलाइज़ कीजिए। और फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।